हेलो एवरीवन, आज हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का कोर्स ऐसे देखने वाले हैं और ये ऐसे बीटेक सीएससी में वन ऑफ द मेजर कोर्स है, तो इसको ऐसे ढंग से पढ़ना ऐसे ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स है जो हम इस कोर्स में कवर करेंगे। इसके फंडामेंटल्स, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, ट्री डेटा स्ट्रक्चर और ग्राफ एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो हो जाएगा। तो सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन से देखते हैं कि जैसे कोर्स का नाम है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो फर्स्ट, डेटा स्ट्रक्चर्स, तो ये क्या है? तो क्या होता है, हमारे पास ऐसे रियल वर्ल्ड में डेटा होता है बहुत सारा, जैसे कि तो रोल नंबर हो गए या फिर स्टूडेंट्स के नेम हो गए, तो बहुत सारा हमारे पास डेटा है। या फिर कोई स्टूडेंट्स की डिटेल हो गई एक इंस्टीट्यूट में। तो अब क्या है, ये जो डेटा है हम उसे किस वे में ऐसे अरेंज करें कि हम उसे जल्दी से ले पाए, या फिर उसके ऊपर हम जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करें वो हमारे कम टाइम में हो जाए। जैसे कि हमने देखा होगा कि हम जब भी स्टूडेंट्स की नेम स्टोर करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में स्टोर कर लेते हैं ताकि हमें ईजी हो। तो बेसिकली हम एक डेटा स्ट्रक्चर ऐसा है कि उस डेटा को अरेंज करने के लिए एक मॉडल है और एक तरीका है। अब और इस पूरे कोर्स में हम इन डेटा स्ट्रक्चर्स को ही पढ़ने वाले हैं ऐसे डिटेल में। तो डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल है कि एरे में स्टोर कर लेते हैं, लिंक्ड लिस्ट में स्टोर कर लेते हैं, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, ये सब डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे बेसिकली यही है कि इट इज़ अ मॉडल और अ वे दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द डेटा. It is a way of arranging data so that it can be accessed and updated efficiently in the main memory. तो जो डेटा है मेन मेमोरी में, तो उसमें हमें मतलब मेन मेमोरी एक तो पता है ऐसी है कि हम चाहते हैं कि उसमें कम से कम स्पेस हम लें, तो इसलिए और हम डेटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर आती है एल्गोरिथम। अब हमने डेटा को स्टोर कर लिया एक स्ट्रक्चर में, पर अब उस पर हम कुछ ना कुछ अप्लाई करना चाहेंगे, तो वो चीज़ होगी एल्गोरिथम, यानी कि एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स या फिर कुछ स्टेप्स हैं जो हम उस डेटा पे अप्लाई कर रहे हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि हमारी कोई प्रॉब्लम थी और उसका आंसर निकालने के लिए हमने जो स्टेप्स परफॉर्म करे उस पूरे को हम एल्गोरिथम बोलेंगे। जैसे कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम, या फिर कोई चीज़ हमें किसी का नाम सर्च करना है पूरी लिस्ट में, तो कोई एल्गोरिथम होगी, तो ये एल्गोरिथम है। और नेक्स्ट टर्म आती है डेटाबेस। अभी तो हमने देखा कि हमारे पास डेटा है, बट एक बहुत बड़ा कलेक्शन जो हम परमानेंट स्टोरेज में रखते हैं ताकि हमारा रिट्रीवल फास्टर हो। हम बार बार डेटा नहीं डाल सकते ना, क्योंकि हमारे पास परमानेंटली स्टोर होगा। तो वो पूरा हमारा डेटाबेस कहलाता है, और ये डेटाबेस हम या तो MySQL सॉफ्टवेयर से करते हैं स्टोर, या MongoDB। जो MySQL होता है ना, वो आपके कंप्यूटर पे लोकल डेटाबेस होता है, मतलब अगर वो आपके कंप्यूटर पे है तो दूसरे कंप्यूटर पे नहीं होगा। और MongoDB ऐसा है कि अगर आप एक जगह डेटाबेस क्रिएट करते हो तो आप दूसरे कंप्यूटर से भी एक्सेस कर सकते हो। तो अब हमने तीन टर्म्स देखी, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम और डेटाबेस। तो ये तीनों इंटर रिलेटेड हैं कि जो पूरा डेटाबेस में हमारा डेटा है उसको हमने डेटा स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में स्टोर करा है, और अपनी एल्गोरिथम इन डेटा स्ट्रक्चर्स पे लगाई है। तो ये तीनों टर्म्स समझना ऐसे इम्पॉर्टेंट है, और ये ऐसे इंटरकनेक्टेड है। फिर नेक्स्ट आता है अभी मेमोरी लेआउट इन सी प्रोग्राम। तो अब जैसे कि क्या है, हम सिंपल प्रोग्राम लिख देते हैं, तो वो जो प्रोग्राम होता है ना, जब भी हम लिखते हैं तो वो हमारी मेन मेमोरी में चला जाता है। और मेन मेमोरी में वो ऐसे ही स्टोर नहीं होता, वो एक लेआउट एक तरीके से स्टोर होता है। तो क्या होता है, उसमें 4 सेक्शंस होते हैं जिसमें वो स्टोर हो जाता है हमारा प्रोग्राम: स्टैक, हीप, अनइनिशियलाइज्ड एंड इनिशियलाइज्ड डेटा, और कोड सेगमेंट। तो देखते हैं। अब जैसे कि समझो ये हमारी पूरी मेमोरी है जिसमें हमने कोई प्रोग्राम लिखा और वो अब इसमें जाएगा। तो क्या चीज़ में क्या जाएगा? अब जो भी हमारा पूरा कोड होगा वो सारा जाएगा यहाँ नीचे कोड सेगमेंट में, और हमने उस कोड में बहुत सारे वेरिएबल्स रखे होंगे, ग्लोबल वेरिएबल्स। तो जो भी इनिशियलाइज्ड होंगे ना वेरिएबल, जैसे कि इंटीजर i इज इक्वल टू 0, तो इनिशियलाइज है ये ऑलरेडी, तो वो जाएगा इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में। और कुछ होगा कि हमने बस ऐसे ही डाल दिया होगा इंटीजर a, इंटीजर b, तो वो अनइनिशियलाइज डेटा हो गया, तो वो हमारा यहाँ पे ऊपर इधर स्टोर होगा इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में। अब बचे स्टैक और हीप। तो स्टैक सबसे ऊपर होता है और हीप इनके ऊपर होता है, नीचे वालों के। तो हीप ऐसे जाएगा और स्टैक ऐसे फिल होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है? अब जो भी हम कोड लिखते हैं ना, उसमें बीच बीच में हम कभी कभी एक
मतलब हम आगे पढ़ेंगे malloc फंक्शन, तो उस प्रोग्राम के बीच में ही हम कुछ नई मेमोरी हमें चाहिए होती है। तो जो हम नई मेमोरी, अब वो क्या है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है प्रोग्राम, तो अब वो नया एरिया कहाँ आएगा, वो तो ऑलरेडी पहले कोड में नहीं था, तो वो हीप में चला जाएगा, वो हीप में स्टोर होगा। अब स्टैक क्या स्टोर कर रहा है, अब एक मेमो अब हमने कोड लिख दिया, हमने तो बहुत बड़ा कोड लिखा होगा, इसमें बहुत सारे फंक्शंस होंगे, तो ये जो सारे फंक्शंस होंगे ना, ये एक स्टैक में स्टोर होंगे, इन द सेंस कि फंक्शंस तो हमने बहुत सारे लिखे हैं, बट एक टाइम पर एक एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो इस तरह से ये जो फंक्शंस होंगे ना, ये एक स्टैक में स्टोर होंगे, जिसमें भी अपनी टर्न वाइज लगे होंगे, जिस हिसाब से वो यूज होंगे। जैसे कि स्टैक के टॉप पे वो यूज होगा जो करेंटली यूज हो रहा है, तो इस हिसाब से ये स्टैक में लगे होंगे। तो बस बेसिकली यही इसका लेआउट है। तो यही पूरा ओवरऑल था, इसके फंडामेंटल्स बेसिक थे। अब इसके आगे से ऐसे मेन स्टार्ट होगा। तो अभी के लिए थैंक यू।